मां जानकी अम्मल ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। தமிழ்நாட்டிலிருந்து சிபி ராதாகிருஷ்ணனை துணை வேட்பாளர் ஜனாதிபதி துணை வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதில் வெற்றி பெற்று வர கணேசன் அல்புரியணும் அவனை வெற்றியாகணும். மோடி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब तेज हो गई। एनडीए के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, जिसने वरिष्ठ राजनीतिक, प्रशासनिक और एक योग्य व्यक्ति सीपी राधाकृष्णन साहब, जो इसमें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल का दायित्व तो बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। और मुझे स्मृति हो रही है कि 1998 में 12वीं लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मैं भी पहली बार चुन के गया था और वो भी पहली बार कोयम्बटूर लोकसभा से इकलौते सांसद थे जो तमिलनाडु से जीत करके गए थे। इसके बाद संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए इसमें महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल हैं और वो एक वरिष्ठ राजनेता, संगठनकर्ता और एक विद्वान व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा का संचालन बहुत सुचारू रूप से करेंगे। हम सबकी राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल रहीं और आज देश की आदरणीय राष्ट्रपति हैं। और दूसरा सौभाग्य झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को मिला कि हमारे राज्यपाल रहे झारखंड के सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से नामित किए गए हैं। यह संजोग है। अब संजोग देखो, जब दही हांडी कार्यक्रम चल रहा है और जब दही हांडी कार्यक्रम 2023 में मुख्य अतिथि थे राधाकृष्णन जी, आज उसी समय यह सूचना आई कि सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किए गए। 3.5 करोड़ लोगों के सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दिया है। झारखंड की जनता फूली नहीं समा रही है। झारखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सैल्यूट कर रही है। उन्होंने नदियों को जोड़ने का जिस तरह से कार्य किया है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ हमेशा रहे हैं, नशीली दवाओं के उन्मूलन के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है और वो टेबल टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, संगठन का भी काम किया है। इस तरह से देश के एक ऐसे स्टेट्समैन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन करने का निर्णय हुआ है। निश्चित तौर से उनके नेतृत्व से इस देश में उपराष्ट्रपति के पद का दायित्व के निर्वहन में पूरे देश के लिए एक योगदान होगा। उपराष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है, उनको शुभकामना और बधाई देती है और पिछड़े समाज से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, तो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, इस सब के प्रति जो प्रतिबद्धता एनडीए की है वो दर्शाता है और बिल्कुल वेलकम स्टेप है। हमारी पार्टी स्वागत करती है उनके कैंडिडेचर को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और जनता दल यू एनडीए का अंग है और जनता दल यू पूरे तौर पर प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के साथ। श्री सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए।
इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड को, एनडीए के सारे नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सबका धन्यवाद करते हैं कि एक बेहतरीन इंसान को, बेहतरीन कार्यकर्ता नेता को आज उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। पूरे देश में इसको लेकर खुशी है। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष के बयान से समझा जा सकता है, शिवसेना की तरफ से देखिए उद्धव गुट के संजय राउत बकायदा ये कह रहे हैं कि वो एक अच्छे छवि के नेता हैं, बेदाग हैं, अभी तक कोई कंट्रोवर्सी उनके लिए नहीं रही है। ये तो बात हो गई शिवसेना की। फिर सवाल आता है इंडिया ब्लॉक पूरा क्या निर्णय ले सकता है, क्योंकि शिवसेना का रुख तो ये नजर आ रहा है, वो स्वीकार करने के मूड में दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, संजय राउत ने एक तरफ से अगर कहें तो विंडो खुली छोड़ दी है। अगर उनको समर्थन देना पड़ा और उनकी पार्टी ने फैसला लिया तो उसकी विंडो खाली है। उन्होंने एक अच्छे उम्मीदवार उन्हें बताया संगठन के तौर पर, और एक सांसद के तौर पे एक अच्छी पर्सनैलिटी बताते हुए, और महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे जिस तरीके ने उन्होंने काम किए हैं वो उसकी अच्छाई उन्होंने बता दी है। अगर कल इंडिया ब्लॉक के अंदर किसी बड़े नाम पे सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो समर्थन दे। डीएमके के लिए मैंने पहले ही बताया है कि उनके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब उनको डिसाइड करना है कहाँ जाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अगर ये मुद्दा बन जाए कि एक ओबीसी जाति, गंजूर जाति के जो नेता थे उनको उपराष्ट्रपति पद का जब उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, तो डीएमके ने समर्थन नहीं किया। तमिलनाडु की प्राइड से उसको जोड़कर एक चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। तो उस चीजों को देखने के बाद ही डीएमके भी मुझे लगता है तय करेगा। और इंडिया ब्लॉक की कल क्योंकि बैठक है, इंडिया ब्लॉक के जितने फ्लोर लीडर्स हैं उनकी एक बैठक होनी है। उस बैठक के अंदर जो नाम होंगे इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उन पर चर्चा होगी, और उसके बाद हेमंत सोरेन हो या स्टैलिन हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल या अन्य नेता, उनके साथ बातचीत होगी। और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार उतारना है या फिर जो है आम सहमति के साथ सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देके एक नई राजनीतिक शुरुआत देखने को मिले। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उस वक्त सहमति बनाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाई थी। तब लेफ्ट पार्टीज और कुछ अन्य छोटे दलों ने लक्ष्मी सहगल को जो है वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया था, ये जानते हुए कि नंबर्स नहीं है लेकिन सांकेतिक लड़ाई कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता पक्ष के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। और यही कारण है कि 2012 के अंदर भी जब एपीजे अब्दुल कलाम को दोबारा कैंडिडेट बनाने की कोशिश की गई एनडीए की तरफ से, तब उन्होंने कहा जब तक आम सहमति नहीं बनेगी मैं कैंडिडेट नहीं बनूंगा। तो इस तरीके की राजनीतिक चीजें देखने को बिल्कुल बहुत हद तक तस्वीर अब कल जो इंडिया ब्लॉक की बैठक है उसके बाद साफ हो जाएगी, क्या रुख उनका रहने वाला ये भी साफ हो जाएगा। माशू बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।